हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा इंडियन आर्मी का जनरल साइंस का पार्ट नंबर 34, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा सामान्य विज्ञान का भाग नंबर 34। इससे पहले आपको 33 भाग कराए जा चुके हैं दोस्तों। यदि आपने पिछले वाले भाग को ना देखा हो तो आप ज़रूर देख लें, ताकि यहाँ तक के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएँ। तो आज हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 34 को। आराम से आप देखेंगे क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बार बार पूछे जाते हैं, तो आराम से आप इन क्वेश्चनों को देखें और सारे क्वेश्चनों को लगातार नोट करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों आपको, विच वन इज इनकरेक्ट, यानी आपको बताना है कौन सा वाला इनकरेक्ट है। पहला यहाँ पर आपको दिया गया है दोस्तों केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी, यानी आपको पूछा गया है कि रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है बैटरी में। और वैसे आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहला ऑप्शन आप यहाँ पे देखिए, जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करनी है दोस्तों यदि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल सेल का या फिर दोस्तों बैटरी का। तो यहाँ पर आपको देखिए बैटरी दिया गया है, तो पहला वाला आपका राइट है। वैसे आप नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट आपको दिया है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी। यदि आप बात करें दोस्तों इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, यानी कि वैद्युत से यदि आपको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है, तो यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर का, यानी कि वैद्युत मोटर का आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो आपका सेकंड वाला भी आपका राइट है। नेक्स्ट वाला देखिए मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में यदि आपको परिवर्तित करना है, तो यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करते हैं। यदि आप बात करें दोस्तों मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, यानी कि यांत्रिक से यदि आप दोस्तों वैद्युत माना चाहें, तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं, या तो आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों जनरेटर का, जनरेटर कहें, या फिर आप दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पे डायनेमो का। तो यहाँ पर आपको डायनेमो दिया गया है ऑप्शन नंबर में, यहाँ पे सी वाले में, तो ये भी दोस्तों आपका राइट होगा। वैसे आपको फोर्थ वाला यहाँ पर आपको दिया है दोस्तों, जो आपकी स्प्रिंग क्लॉक होती है वहाँ पर काइनेटिक टू पोटेंशियल, यानी कि गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा। ये दोस्त आपका रॉन्ग है, क्योंकि यदि आप बात करें जो आपकी चाबी भरने वाली क्लॉक होती हैं, जो घड़ियाँ होती हैं दोस्तों, वहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल टू काइनेटिक, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप स्थितिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यदि आप स्प्रिंग को दोस्तों यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर इस प्रकार की स्प्रिंग है, यदि आप इसको कंप्रेस कर दें, यानी आप इसको दबा दें, तो इस प्रकार की शेप में आ जाती है, यानी कि जो यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी है दोस्तों, वो आपकी पोटेंशियल में स्टोर हो जाती है। तो यही यहाँ पर फिनोमेना यहाँ पर होता है वॉच में। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 फर्मी यूनिट इज इक्वल टू, यानी आपको बताना है 1 फर्मी किसके बराबर होता है। यहाँ पर जो फर्मी होती है दोस्तों, फर्मी का आप इस्तेमाल करते हैं स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, यानी कि जो बहुत छोटी दूरियां होती हैं, जैसा कि दोस्तों यदि आप बात करें एटॉमिक साइज़ की, या फिर आप बात करें न्यूक्लियर साइज़ की, तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं फर्मी का। यदि आप एटॉम की साइज़ को देखें दोस्तों, नॉर्मली जो आपका नाभिक का जो आकार होता है, आप उसको मानते हैं यहाँ पे 1 फर्मी के अप्रॉक्स। तो यहाँ पर आप देखते हैं ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको दिया गया है बी वाले में, 1 फर्मी इक्वल टू होता है दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर्स यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप टिक कर देंगे बी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 बैरल ऑफ ऑयल, यानी कि आपको बताना है 1 ऑयल बैरल इक्वल टू क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए बैरल जो है ऑयल को मापने की यूनिट होती है, इकाई होती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं 1 बैरल इक्वल टू होता है दोस्तों 158.987 लीटर्स, यानी कि इतना लीटर यहाँ पे होता है। या फिर आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा दोस्तों, 159 लीटर्स आप कह देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला दिखता है 159 लीटर, तो आप यहाँ पे ए वाले में टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि एक वस्तु खोखली है तब इसका गुरुत्व केंद्र होगा, यानी आपको पूछा गया है इफ द बॉडी इज हॉलो देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यदि आप बात करें दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, यानी गुरुत्व केंद्र की बात करें,
गुरुत्व केंद्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए माना आपने कोई यहाँ पे रॉड ली, यदि आप रॉड को दोस्तों बैलेंस करना चाहें तो आप ऐसे वाले पॉइंट से इसको हैंग करेंगे, लटकाएंगे, जहाँ से बैलेंस हो जाए, जहाँ से बैलेंस हो जाए यानी कि संतुलित हो जाए। तो जहाँ पर बैलेंस होगी दोस्तों वही वाला पॉइंट आपका कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि सीजी, या फिर आप कह सकते हैं जहाँ पर आपका वेट लगभग कंजर्व रहता है वही दोस्तों आपका सीजी कहलाता है यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो हॉलो बॉडी होगी यानी जो खोखली बॉडी होगी दोस्तों, वहाँ पर आप देखेंगे हमेशा ही जो बॉडी का सीजी है दोस्तों यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपका आउटसाइड ऑफ बॉडी होता है, यानी कि वस्तु के बाहर होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं आउटसाइड ऑफ बॉडी, ऑप्शन नंबर बी वाले में, तो यहाँ पर आप बी वाले में टिक करेंगे। यदि आप बात करें दोस्तों आपकी बॉडी यदि पूरी फील्ड होगी, माना यहाँ पर आपने इस प्रकार की बॉडी ली जो कि अंदर से पूरी फील्ड है यानी कि भरी हुई है, तो इसका सीजी हमेशा ही दोस्तों इनसाइड होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे खोखले के केस में यानी कि हॉलो के केस में दोस्तों ये आपका बाहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक दंड चुंबक को 3 भागों में लंबाई के अनुदिश काटा जाता है तो पोलों यानी कि ध्रुवों की कुल संख्या क्या होगी। इफ अ बार मैग्नेट कट लेंथ वाइज इनटू 3 पार्ट्स व्हाट विल बी द टोटल नंबर्स ऑफ पोल बी। यानी आपको पूछा गया है, यहाँ पे दोस्तों आपने कोई यहाँ पे बार मैग्नेट लिया, ये आपके पास में बार मैग्नेट है यानी दंड चुंबक है। तो दंड चुंबक को यदि आप दोस्तों 3 भागों में कट कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके 3 पार्ट आपको मिलेंगे इस प्रकार से। आप जानते हैं दोस्तों यदि आप चुंबक को यानी मैग्नेट को जितने भी भागों में कट करेंगे, जो प्रत्येक वाला पार्ट होता है अपने आप में क्या होता है दोस्तों, एक कंप्लीट मैग्नेट होता है यानी एक पूर्ण चुंबक होता है। यानी दोनों वहाँ पे दोस्तों क्या होगा, हमेशा ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर दोस्तों आपका नॉर्थ और साउथ था, यदि आप 3 पार्ट में यहाँ पर काट दें तो प्रत्येक मैग्नेट के पास में क्या होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल और नॉर्थ पोल साउथ पोल। यानी आप इनको काउंट करेंगे तो आपको 6 मिलेंगे, यानी आप कह देंगे दोस्तों यहाँ पर 6 पोल आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है, यानी आपको पूछा गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सबस्टेंसेस इज कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपने 2 सबस्टेंसेस यहाँ पे लिए, डिफरेंट सबस्टेंसेस यानी 2 आपने अलग अलग पदार्थ यहाँ पे लिए। मान लीजिए पहला दोस्तों आप गिलास ले लें और दूसरा आप वाटर ले लें। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, दोनों के मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल नंबर 1 मॉलिक्यूल नंबर 2 यहाँ पर आप मान लेंगे, दोनों के बीच में दोस्तों जो अट्रैक्शन यानी जो आकर्षण बल लगेगा दोस्तों, आप इसको क्या कहेंगे। आपने देखा होगा यदि आप एक कांच की बीकर लें या आप कांच की पतली नली लें दोस्तों, यदि आप कैपिलरी को लें तो वहाँ पर आप देखते हैं लगातार पानी जो है ऊपर की ओर चढ़ने लगता है यानी कि राइज करने लगता है। तो इसका रीज़न क्या होता है दोस्तों, इसका रीज़न होता है अधेसिव फोर्स। क्या कहेंगे आप, अधेसिव फोर्स, या फिर आप इसको कहते हैं हिंदी में दोस्तों आसंजक बल, आसंजक बल यहाँ पर आप कहते हैं। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में, आसंजक बल में। यदि आप बात करें दोस्तों फोर्स अप्लाइड बिटवीन 2 सेम सबस्टेंसेस, यानी कि वहाँ पर यदि आपके समान हैं, सेम सबस्टेंसेस हैं दोस्तों, तो ऐसे वाले केस में क्या होगा, मान लीजिए आपका वाटर है या फिर आप कहें आपका ग्लास है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पर जो फोर्स लगता है इसको आप कहते हैं कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव यानी कि आप इसको कहते हैं ससंजक बल। वैसे दोस्तों आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो कि अर्थ के सरफेस की ओर लगने वाला फोर्स होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वैसे आप बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो यदि आप सर्कुलर मोशन में देखें दोस्तों, वहाँ पर सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है यानी जो केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है, आप उसी को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं यानी कि अभिकेंद्र बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, त्वरण सदैव डैश की दिशा में ही लगता है, यानी आपको पूछा गया है एक्सेलरेशन इज एक्ट ऑन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो एक्सेलरेशन होता है यानी जो त्वरण होता है हमेशा कहाँ लगता है दोस्तों। यदि आप बात करें कोई ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे लें, आपने यहाँ पर 3 फोर्स लगाए अलग अलग, यहाँ पे F1 F2
F3। और यहाँ पर आपका F क्या है, ये आपका नेट फोर्स है, यानी आप कहेंगे जो रिजल्टेंट फोर्स है दोस्तों, जो परिणामी बल है वो आपका ये वाला है। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, जो एक्सेलरेशन यानी कि जो त्वरण की डायरेक्शन होती है हमेशा ही नेट फोर्स के अलॉन्ग होती है। यानी आप यहाँ पर कह देंगे, माना F इक्वल टू एम नेट इक्वल टू क्या होगा, आपने 3 फोर्स लगाए तो F नेट इक्वल टू होगा F1 प्लस F2 प्लस F3। तो जो दोस्तों यहाँ पर नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कह देंगे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने को बढ़ाता है। यानी आपको पूछा गया है विच विटामिन इम्प्रूव ब्लड कोगुलेशन। यदि आप बात करें दोस्तों ब्लड के कोगुलेशन की, यानी यहाँ पे कोगुलेशन कहने का मतलब है जमाव, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों थक्का। आपने देखा होगा दोस्तों, माना कहीं पर आपकी बॉडी का कोई पार्ट यहाँ पर कटता है तो वहाँ पर आप देखते हैं लगातार खून वहाँ पर जम जाता है, यानी वहाँ पे जो ब्लड का सिग्रेशन होता है वो जमने के कारण दोस्तों रुक जाता है। तो ये कौन से वाले विटामिन के कारण होता है आपको बताना है। ये विटामिन होता है दोस्तों आपका के, यानी जो विटामिन के होता है वो दोस्तों जो ब्लड की क्लोटिंग होती है, जो ब्लड का कोगुलेशन होता है उसको इंक्रीज करता है, यानी कि इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी वाले में टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंसुलिन में पाई जाने वाली धातु है। यानी आपको पूछा गया है विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या होता है दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन होता है, यानी कि एक प्रकार का हार्मोन होता है दोस्तों। आपने देखा होगा जो पैनक्रियाज होती है, पैनक्रियाज यानी कि जो हमारी दोस्तों अग्न्याशय ग्लैंड होती है, अग्न्याशय जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है दोस्तों वहाँ पर पाई जाती है पैनक्रियाज, अग्न्याशय। ये दोस्तों यहाँ पे जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन करती है, यानी कि उसको रिलीज करती है। और ये इंसुलिन करता क्या है दोस्तों, ये जो हमारी बॉडी में शुगर होता है, शुगर यानी कि जो शर्करा होती है, शर्करा को मेंटेन करता है, या फिर आप कहें दोस्तों बैलेंस करता है। यदि यहाँ पे इसका सिक्रेशन कम होता है दोस्तों इंसुलिन का, तो वहाँ पे शुगर नामक रोग होता है, यानी कि शुगर नामक डिजीज होती है, या फिर आप कहें दोस्तों मधुमेह होता है। तो यहाँ पर देखिए जो इंसुलिन हार्मोन होता है दोस्तों, यहाँ पर जो पाया जाने वाला मेटल है वो आपका जिंक होता है, यानी Zn यहाँ पे पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप बी वाले में टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मस्तिष्क के किस भाग द्वारा भूख, प्यास व नींद नियंत्रित होती है। यानी आपको पूछा गया है थर्स्ट, हंगर एंड स्लीप आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो ब्रेन का जो हमारा एक पार्ट होता है सेंट्रल ब्रेन में, खासतौर पे यहाँ पे एक पार्ट होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दोस्तों यहाँ पे क्या करता है, बॉडी में जो आपका थर्स्ट है यानी प्यास है, या दोस्तों हंगर है यानी भूख है, या फिर आप कहें जो स्लीप है यानी कि नींद है दोस्तों, इसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में, हाइपोथैलेमस में। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हाइपोथैलेमस होता है ये पिट्यूटरी यानी कि आप इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि, या फिर आप मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड से दोस्तों जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो हार्मोन यहाँ पर रिलीज होगा, इसको भी दोस्तों हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा है। यानी आपको पूछा गया है स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर इज। यदि आप बात करें दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर क्या होता है दोस्तों, यानी कि प्राकृतिक रेशा क्या होता है। रेशे दोस्तों दो प्रकार के होते हैं मेनली, एक होता है आपका नेचुरल और दूसरा आपका होता है दोस्तों सिंथेसाइज यानी कि जो आपका संश्लेषित होता है, यानी कि मानव के द्वारा दोस्तों जो आपका संश्लेषित होता है। इनमें से दोस्तों आपका जो नेचुरल फाइबर होता है वो क्या होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स बॉडी और प्लांट्स। यानी दोस्तों आप इसको कहाँ से प्राप्त करते हैं, आप इसको जानवरों के शरीरों से, या फिर दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों जो नेचुरल फाइबर होगा वो आपका जियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा आप इसको ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो नेचुरल फाइबर होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कॉटन है या ग्रास है या सिल्क है या फ्लास्क है। इनमें से दोस्तों आपका जो मेनली जो मजबूत माना जाता है
यानी जो स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है दोस्तों वो आपका है सिल्क। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए वाले में, आपको सिल्क दिया है तो आप सिल्क में टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोशिका विभाजन प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी आपको पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज। यदि आप बात करें दोस्तों सेल डिवीजन की यानी कोशिका विभाजन की, तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों एक यहाँ पे मान लीजिए आपकी सेल है, आप इसको कह सकते हैं पेरेंट सेल। पेरेंट सेल यानी कि जो आपकी इनिशियल वाली सेल है। बाद में दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार की प्रोसेस होती है, बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ इंटरफेज प्रोसेसें होती हैं दोस्तों, जहाँ पर लगातार ये सेल क्या होती है अलग अलग यहाँ पे सेपरेट होने लगती है, और फाइनली यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियाई है दोस्तों, यानी जो नाभिक है वो आपका दो बराबर पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। यानी यहाँ पर जो आपके माइक्रोसोम्स हैं, माइक्रोसोम दोस्तों 2 पार्ट्स में सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं 2 सेलें बनती हैं, इनको आप दोस्तों कहते हैं डॉटर सेल, यानी आपकी बाद वाली सेल है इनको आप डॉटर सेल कहते हैं। तो ये वाली प्रोसेस दोस्तों क्या कहलाती है आपको बताना है। ये प्रोसेस कहलाती है दोस्तों माइटोसिस, यानी माइटोसिस कहने का मतलब है यहाँ पर सूत्री विभाजन आप इसको कहते हैं। यानी कि यहाँ पर दोस्तों माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप टिक कर देंगे ए वाले में, माइटोसिस में। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप तैयार करें दोस्तों। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको लगातार बताते रहेंगे। हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।